क्राइम स्टोरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है वो अमेरिका की है। अमेरिका में एक स्टेट है वॉशिंगटन, और यहाँ पे एक टाउन है इसी वॉशिंगटन स्टेट में, उसका नाम है एक्मे। तो आज की कहानी जो है वो है मैंडी स्टैविक की कहानी। तो बात है एक्मे की। एक्मे जो है वो बहुत छोटा सा टाउन है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं वहाँ पर। लगभग 80-90 परिवारों का टाउन है वो, और मुश्किल से 300 350 लोगों की आबादी है वहाँ पर। कहानी जो है आज से लगभग 30 साल पहले की है। ये कहानी है 1989 की। तो यूएस में थैंक्स गिविंग जो है वो एक बहुत बड़ा त्योहार है। उस समय की कहानी है ये। होता ये है कि थैंक्स गिविंग के एक सप्ताह गुजर जाने के बाद जो एक मैंडी स्टैविक, जो कि 18 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट लड़की थी, वो अपने घर थैंक्स गिविंग पे आई हुई थी। तो उसके बाद वो एक दिन सुबह जॉगिंग करने निकलती है और वापस नहीं आती। वो जॉगिंग करने अपने कुत्ते के साथ निकलती है और वापस नहीं आती है। डॉगी तो वापस आ जाता है लेकिन वो नहीं आती वापस। फिर घर वाले ढूंढना शुरू करते हैं, कुछ समय वेट करते हैं, और थोड़े समय बाद जब वो नहीं आती तो फिर उसकी खोजबीन शुरू करते हैं। जब शाम तक नहीं मिलती तो उसके बाद वो उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। उसके बाद होता यह है कि करीब 3 दिन बाद उसकी बॉडी मिलती है एक नदी में। एक रिवर है, नूकसैक रिवर, जो वहाँ से बहती है। तो वहाँ पर उसकी बॉडी मिलती है। तो पुलिस जब बॉडी रिकवर करती है तो बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं होता। कंप्लीटली नेक्ड बॉडी थी वो। सिर्फ शूज़ उसने पहने हुए थे उस बॉडी में, और उसके शरीर पे बहुत ब्रूजेस, मतलब निशान थे, बहुत खरोंचें आई हुई थी। फर्स्ट प्राइमा फेसी में ही ऐसा समझ में आ जाता है इन्वेस्टिगेटर्स को कि इसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, और शायद फिर उसके बाद मार के या फिर बेहोशी की हालत में इसे नदी में फेंक दिया गया है। उसके बाद होता यह है कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है बॉडी को। इनिशियल अपीयरेंस में ही ऐसा लग रहा था कि इसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है, एक्सप्लॉइट किया गया है। और जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें जो सीमेंट ट्रेसेस डॉक्टर्स को मिलते हैं, जो फोरेंसिक टीम है उसको सीमेंट ट्रेसेस मिलते हैं। 1989 का समय था, उस समय तक डीएनए आ चुका था। तो सीमेंट ट्रेसेस का वो लोग डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद पुलिस जो है एक इंटेंसिव, एक गहरी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले तो जो भी सस्पेक्ट लिस्ट में उसके करीबी लोग थे, जो भी उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, जो उस टाउन में तो नहीं रहता था लेकिन वो दूर रहता था। तो उसके उससे भी उसको भी बुलाया गया। उसकी उस समय वो कहाँ था, इस दौरान उसकी एलआईआई चेक की गई और डीएनए सैंपल्स भी मैच किए गए, लेकिन वो डीएनए सैंपल्स उससे मैच नहीं हुए। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग टीम जो है, पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, सारे उस एरिया में जितने भी पुरुष थे सबका डीएनए सैंपल लेती है और मैचिंग स्टार्ट करती है। और उसके बाद लेकिन वो उन्हें कोई सक्सेस मिलता नहीं है इसमें। धीरे धीरे सारी चीज़ें एक एंड पे आ जाती हैं और कोई लीड नहीं मिलती, और कुल मिलाकर ये केस जो है धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। 1989 का केस है। ऐसे फिर साल गुजरते जाते हैं, और ऐसे गुजरते गुजरते करीब
11 साल, 15 साल ऐसे ही गुज़रते-गुज़रते लगभग 24 साल गुज़र जाते हैं। फिर आता है 2013। 2013 में 2 औरतें जो उसी टाउन की रहने वाली थी, वो एक वाटर पार्क में जाती हैं और एक का नाम मैरिली रहता है और दूसरा का हीदर। तो ऐसे ही बातचीत करते-करते बात शुरू हो जाती है स्टेविक के मर्डर की, मैंडी के मर्डर की। तो उसमें से जो मैरिली है, वो बोलती है जो हीदर है, वो बोलती है मैरिली को कि मैं जानती हूँ कि उसने किससे मारा है। जब मैरिली ये सुनती है तो बोलती है कि हाँ, मुझे भी पता है। और फिर मैरिली कहती है कि टिम बास ने उसे मारा है। तो ये टिम बास कौन है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो टिम बास है, वो इसी एरिया में रहता था और इनफैक्ट वो उसका जो घर था वो जो स्टैविक का जॉगिंग ट्रैक था, जो जिस रोड पर वो ट्रैक जॉग करने जाती थी, उसी रोड के किनारे था। फिर जब इतना हुआ तो उसके बाद मैरिली जो है वो डिसाइड करती है कि वो पुलिस से बात करेगी इस बारे में। उसके बाद वो पुलिस के पास जाती है। तो ज़ाहिर-सी बात है पुलिस पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो वो बताती है कि पास्ट में भी टिम्बास उसके साथ कुछ ऐसा कर चुका है। वो अपना एक एनकाउंटर सुनाती है कि एक बार टिम्बास उसके घर आया और उसने उससे कहा कि मुझे मैं दिन भर से हंटिंग पे हूँ और मेरी माँ चिंता कर रही होगी, मुझे एक फ़ोन करना है और वो मैरिली के घर में चला जाता है। और जैसे ही फ़ोन डायल करता है तो फ़ोन पे दूसरी तरफ से एंगेज टोन आती है और वो शायद उसने गलत नंबर डायल किया हो या कुछ भी। उसके बाद वो मैरिली को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं वही दुनिया तमाम की चीज़ें बड़बड़ाने लगता है। फिर मैरिली उसको धमकी देती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लगभग कुछ ऐसा ही एनकाउंटर हीदर भी बताती है कि किस तरह वो इस तरह से बिहेव करता था। इसके बाद जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उसके बाद पुलिस जो है वो जाती है टिम्बास के घर। तो टिम्बास जो है वो अब जो है वो एक बेकरी में काम करने लगा था। वहाँ पे वो एक ट्रक ड्राइवर था, ठीक है? और टिम्बास जो है वो भी शादीशुदा हो चुका है। लेकिन जब ये घटना हुई थी उस समय ये 22 साल का था, 21-22 साल का और जो मैंडी की जो हत्या हुई उसके 1-2 वीक बाद ही उसने एक दूसरी औरत से शादी कर ली थी। एक वहाँ वो भी उसी टाउन की थी, उससे शादी कर ली थी। तो पुलिस जब टिम्बास के पास जाती है और पूछती है कि क्या क्या तुम मैंडी स्टेविक को जानते हो? तो टिम्बास पहले बोलता है कि कौन मैंडी स्टेविक? वो उसको बोलता है कि नहीं, कौन मैंडी स्टेविक? मैं तो नहीं जानता। फिर वो थोड़ा-सा इस तरह से प्रिटेंड करता है और ऊपर देखते हुए बोलता है कि ओके, ओके मैंडी स्टेविक, स्टेविक और वो बोलता है अच्छा वो लड़की जिसका मर्डर हो गया था, जिसकी लाश नदी में मिली थी। तो पुलिस वाले बोलते हैं हाँ वही। उसके बाद फिर अ, वो बोलता है कि पुलिस वाले बोलते हैं कि क्या आप अपना डीएनए सैंपल देना चाहेंगे? हम जाँच करना चाहते हैं। तो टिम बास जो है मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने ऐसे बहुत से सीरियल देखे हैं जिसमें लोग डीएनए सैंपल लेते हैं और पुलिस वाले दूसरों को फँसा देते हैं। मैं अपना डीएनए सैंपल नहीं दूँगा। अब पुलिस जो है वापस लौट आती है खाली हाथ। इसके बाद पुलिस जो है उसका पीछा करना शुरू करती है, उस पे नज़र रखना शुरू करती है। लेकिन टिम्बास भी इतना शातिर रहता है कि वो इस तरह के मौके नहीं देता है। वो कभी भी कोई भी चीज़ खाता है तो स्ट्रॉ वगैरह या कुछ भी अपने साथ लेके चला जाएगा, वो उसको फेंकता नहीं था।
जब उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया तो पुलिस वालों को इसमें कोई जब सक्सेस नहीं मिली तो उन्होंने सोचा क्यों ना अ, बाकी लोगों से इसके फैमिली के मेंबर से बात की जाए। तो उसने टिम बास के भाई से बात करना शुरू की। तो टिम बास का एक छोटा भाई था तो उसने बताया कि अ, टिम बास के साथ शुरू से ही प्रॉब्लम्स रही हैं। टिम जो है वो थोड़ा सोशल सोशली लोगों के साथ मिक्सअप होने में भी थोड़ा प्रॉब्लम रही है उसको। और वो जो महिलाओं को जो है वो काफ़ी अपने से कम दर्जे की समझता था। वो स्त्रियों को लेके काफ़ी उसके नकारात्मक विचार थे और वो उनको बहुत ही सब स्टैंडर्ड लेवल का समझता था। फिर इसके बाद पुलिस ने उसकी बीवी से भी बात की। तो उसकी बीवी ने बताया कि ये बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा वायलेंस करता है। और तो पुलिस ने पूछा तुमने छोड़ना चाहा उसको कभी? तो उसने बोला कि हाँ मैंने छोड़ना चाहा, लेकिन मेरे बच्चे थे। और फिर उसने कई बार मुझे धमकी दी कि अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो मैं झूठा केस लगा के और कोर्ट में झूठ बोल के बच्चों की कस्टडी अपने पास ले लूँगा। और इसीलिए मैं उसे नहीं छोड़ पाई। इसके बाद होता ये है कि पुलिस जो है इसके जहाँ ये काम करता था टिम्बास, वहाँ उसके पास जाती है। और वहाँ की जो बॉस थी वो भी अ, कोई कोइंसिडेंटली आप देखिए वो भी एक लेडी ही थी। तो उससे बातचीत करती है तो उसकी बॉस बताती है कि टिम जो है उसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। कब उसका कैसा बिहेवियर हो जाए कोई नहीं जानता। और वो बॉस को भी उसके नाम से नहीं बल्कि वुमन वुमन यानी इस तरह से बात करता था। तो जो वहाँ की उसकी जो बॉस है वो तैयार हो जाती है कि हाँ चलिए मैं पुलिस की मदद करूँगी। और एक बार वो जो टिम है उस पे नज़र रखना वो भी शुरू कर देती है। तो वो किसी तरह एक जो कोल्ड ड्रिंक की कैन है जो टिम बास ने पी होती है, उस कैन को वो रिकवर करके पुलिस वालों को दे देती है। पुलिस वाले उससे उसकी डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके सलाइवा से जो उसके कैन पे लगा होगा और उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करके मैच कराते हैं और ये मैच हो जाता है। इसके बाद पुलिस जो है अपना प्रोसीडिंग शुरू करती है। उसके बाद पुलिस पुलिस जो है एक जो कोर्ट से एक जो लीगल वारंट लेके या समझिए डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए डीएनए सैंपलिंग के लिए लेके जाती है टीम के पास और उसका सैंपल लेती है और फिर से मैच करके उसके बाद फिर उसके पे केस शुरू होता है। तो केस जब शुरू होता है तो उसके बाद टिम क्या करता है कि वो कहता है कि मैंडी से मेरा अफेयर था और हम लोगों में सेक्स जो है वो एक दूसरे की मर्जी से हुआ था। तो इस पर पुलिस का ये कहना था कि जब हम पहली बार आपसे मिलने आए और हमने पूछा क्या आप मैंडी स्टैविक को जानते हो? उस समय तो आपने एकदम मना कर दिया कि कौन मैंडी, मैं तो नहीं जानता। तो इतना टाइम क्यों लगा? और ये अ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उससे जानते हों और आपके सेफ हों। उसके बाद जो दूसरे इंसिडेंट्स थे, उसके बाद उसकी फैमिली मेंबर से भी गवाही ली गई, कई उसके फैमिली मेंबर से। तो उसमें कुछ ने बताया कि जो टिम है वो अपनी माँ को कहता है कि आप गवाही दे देना कि ये जो मैंडी स्टेविक वाला केस हुआ है ये मैंने नहीं किया है बल्कि मेरे पिताजी ने किया है। उसके टाइम टिम के फादर की डेथ हो चुकी रहती है काफ़ी पहले ही, कि मैंने नहीं किया है ये मेरे फादर ने किया है। और अब शायद उसको ऐसा मानना था कि बाप और बेटे दोनों के डीएनए जो ट्रेसेस होते हैं वो ऐसा ऐसा उसे लग रहा था कि सिमिलर होते हैं। तो मैं अगर ये कह दूं कि मेरे पिता ने किया है तो शायद मैं बच जाऊं। लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। और उसके बाद फिर वो अपने छोटे भाई को भी बोलता है कि तुम गवाही दे देना कि मैंडी न सिर्फ मेरे साथ सेक्स किया था बल्कि वो दूसरों के साथ भी करती थी और उसने तुम्हारे साथ भी किया था। ताकि एक जो उस मैंडी की इमेज है वो एक ऐसी बना दी जाए कि ये
ऐसी लड़की थी वो जो मतलब बहुत अच्छे कैरेक्टर वाली नहीं थी, और ताकि फिर वो उसके बचाव में कहा जा सके, क्योंकि इस पूरे केस की जो बागडोर थी वो इसी में थी कि अ, जो आपके जो मैंडी है उसकी बॉडी से सीमेंट ट्रेसेस मिले थे, और वो ट्रेसेस जो है टिम बास के थे। अब टिम बास किसी तरह कोशिश करके ये साबित करना चाहता था कि ये जो ट्रेसेस मिले हैं ये एक दूसरे की मर्जी से जो सेक्स हुआ है उसके साथ उसके उसके कारण मिले हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि केस चलता है, और अल्टीमेटली टिम को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाती है इस केस में, इस कन्विक्ट हो जाता है वो। तो लगभग 30 साल लग गए, 30 साल लग जाते हैं इस पूरे केस को सुलझने में। और इसमें भी ऑलमोस्ट केस जो है वो डेड हो चुका था। अगर वो दो लेडीज में से एक जाके उसी समय 2013 अगर उसी समय वो बता देती तो शायद चीज़ें ज़्यादा जल्दी सुलझ जाती, लेकिन उस लेडी ने नहीं बताया। तो पुलिस ने पूछा इतना वक्त क्यों लगा, तो उसने बोला कि मैं जानती नहीं थी और मैं श्योर भी नहीं थी, और किसी के बारे में श्योर ना होते हुए बता देना थोड़ा सही नहीं लगा मुझे। और दूसरी चीज़ ये था कि एक तरह से डर भी था टिम बास का, वो जिस तरह का था पर्सन, तो इसलिए उसने उस समय नहीं बताया। खैर, बाद में ये केस सुलझ गया, और फाइनली जो है मैंडी स्टैविक का जो कातिल था उसको न्याय मिला, सजा मिली उसको, और मैंडी को न्याय मिला। तो ये थी आज की स्टोरी। और आज की स्टोरी जो है यूएस से है। आप देखिए यूएस में क्या है कि जो लोग हैं वो छोटे छोटे टाउन्स में रहते हैं, और टाउन्स की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं होती। बहुत ह्यूज एरिया है, यूएस बहुत बड़ी कंट्री है, और वहाँ पे इस तरह के क्राइम्स अक्सर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे टाउन्स में लोग फिर लोग जाते हैं, आबादी कम है, तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। कुछ क्राइम हो रहा है तो शायद देखने वाला कोई वहाँ मौजूद ना हो। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद बहुत अगर बॉडी किसी ने ठिकाने लगा दी है तो उसको ढूंढना भी बड़ा मुश्किल रहता है। जंगल एरिया है अगर मान लो, तो बहुत मुश्किल रहता है। खैर, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसी और स्टोरीज़ भी मैं लेके आऊँगा, क्राइम से जुड़ी हुई और अपराध से जुड़ी हुई। चलिए, धन्यवाद।